तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बाई कौशिक सर पे। दोस्तों हम कर रहे थे पेडागोजी, संस्कृत की पेडागोजी, जो हम पूरी 2 वीडियो में कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे, जिसमें शिक्षण भाषा कौशल की बात अगर की जाए, ठीक है। तो पहली वीडियो आपको मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में बन चुकी है, और दूसरी वीडियो आप ये देख रहे हो तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ओके दोस्तों, बात करते हैं दूसरी वीडियो की, और जिसमें संपूर्ण टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाएगा। त्रुटियाँ और विकार चल रहा था आपका, इससे पहले वाली जो वीडियो आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। छात्रों को वर्णमाला और लिपि का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक नहीं है दोस्तों, क्योंकि सभी का मानसिक स्तर एक समान नहीं होता, और छात्र पाठ का रसास्वादन लेकर पढ़ें ये आवश्यक नहीं होता। क्योंकि आजकल जो पाठन कौशल में की बात करें तो लोगों का, बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहा, क्योंकि छात्र मजबूरी या डर के मारे भी पढ़ लेते हैं। छात्रों में उचित लय, गति, वाचन, मुद्रा आदि का विकास करना भी संभव नहीं है, ठीक है। तो छात्रों में आत्मविश्वास का विकसित करना भी हमेशा सत्य नहीं होता, कई बार होता ही नहीं है आत्मविश्वास पैदा उनके अंदर। और छात्र पाठ का शुद्ध उच्चारण करें यह तर्क संगत नहीं है, क्योंकि छात्र थोड़ी ना खुद अपने आप शुद्ध उच्चारण करेंगे, कितना ही कोशिश कर लो उनको बिल्कुल शुद्ध करवाना पड़ेगा, मगर फिर भी कुछ ना कुछ तो अशुद्ध रह ही जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है मौन वाचन की चुनौतियाँ। मौन वाचन की कौन कौन सी चुनौतियाँ होती हैं? छात्रों को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास कराना। छात्र तीव्र गति से नहीं पढ़ पाते, उसको अभ्यास कराना पड़ता है। मौन वाचन अर्थात मन मन में पढ़ना। पाठ्य सामग्री की अधिग्रहण व केंद्रीय भाव को समझाने योग्य बनाना, क्योंकि जब बच्चा पढ़ रहा है ना मन मन में, तो उसको समझ नहीं पाता, तो सबसे पहले उसको अर्थ ग्रहण व केंद्रीय भाव को समझने के योग्य बनाया जाता है, ताकि वो खुद समझ जाए, अर्थ ग्रहण कर सके, ठीक है, इस चीज़ का। तब जाके मनोवाचन का फ़ायदा है। तो अवकाश के समय का उपयोग सीखना। जब अवकाश होता है, छुट्टी होती है, एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो उसके समय का उपयोग कैसे करें, वो मौन वाचन से भी कर सकता है। स्वाध्याय की आदत को विकसित करना, ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं दोस्तों, क्योंकि स्वाध्याय तो आजकल अगर हम बात करें बड़ों की, तो उनकी भी आदत नहीं है। आज बच्चा अखबार पढ़ने से ज़्यादा न्यूज देखना पसंद करता है, टीवी, मोबाइल आदि पे। उसके बाद है छात्रों में पढ़ने हेतु रुचि जागृत करना। छात्रों में पढ़ने के लिए जो है रुचि पैदा करना। मौन वाचन की त्रुटियां कौन कौन सी है? मौन वाचन में आवाज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी ज़रूरी आवश्यक बात है इसके अंदर। और पाठक का चित्त एकाग्र होना चाहिए। मौन वाचन के एक समय कक्षा में शांति होनी चाहिए। अगर ये नहीं होंगी तो सारी इसके अंदर त्रुटियां हैं। अध्यापक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना संभव न होना। भाई अध्यापक ने जो निर्देश दिया, हो सकता है उसका जो पालन वो ना कर सकें, क्योंकि जब मौन वाचन कर रहा है और अर्थ ग्रहण साथ साथ चल रहा है, तो बच्चा अपने आप में खो जाता है पढ़ने में। तो कई बार टीचर क्लास में आता है या कोई और हलचल होती है तो उसको पता नहीं चलता, तो निर्देशों का पालन करना संभव नहीं होता। कठिन शब्दों और स्थलों के कारण मौन वाचन बाधित होता है। जब कठिन स्थल हो या कठिन शब्द कहीं पे आ जाए, तो वहाँ पर मौन वाचन करना बाधित हो जाता है। अब आती है बात श्रवण कौशल की। श्रवण कौशल की चुनौतियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? ये कई बार क्वेश्चन कैसे पूछा था मैं बता दूं आपको, वरना आपको ये भी थोड़ा बोरिंग सा लगने लगेगा। वो पूछेगा श्रुति सामग्री का अर्थ समझने की योग्यता को विकसित करना किस संबंधी चुनौती है? मौन वाचन, श्रवण वाचन, लेखन वाचन। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। श्रुति सामग्री का अर्थ, जो सुन रहे हैं, श्रुति अर्थात सुनने वाली, सामग्री का अर्थ समझने की योग्यता को विकसित करना, ये श्रवण कौशल की चुनौतियां हैं। भाषा और साहित्य के प्रति रुचि पैदा करना। आपको ध्यान रहे, भाषा और साहित्य की रुचि पैदा करने की जब बात आती हो, तो वहाँ पर श्रवण संबंधी है, लेखन संबंधी नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद है वक्ता के मनोभावों को समझने की। वक्ता के मनोभावों को समझने की बात आई है तो श्रवण संबंधी। अगर शब्दों को समझने की बात आएगी तो देख लीजिए, आप अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि श्रवण संबंधी है, लेखन संबंधी है कि संबंधी है, ठीक है। तो वक्ता के मनोभाव को वो क्या कर रहा है, समझ रहा है। वक्ता मतलब बोल रहा है कोई, ठीक है, अर्थात वो श्रवण संबंधी हो जाएगी। उसके बाद है श्रुत सामग्री का, जो सुनने वाली जो सामग्री होती है, सारांश ग्रहण करने की योग्यता, ये भी क्या है, श्रवण कौशल की चुनौतियाँ हैं। त्रुटियाँ और विकार अब बात करते हैं। तो सहस्वर वाचन में शुद्ध उच्चारण न होना बड़ी त्रुटि है। जब सहस्वर वाचन कोई करता है तो उसमें शुद्ध उच्चारण नहीं होता, ये बहुत बड़ी उसमें कमी होती है। प्रश्नोत्तर का समय सापेक्ष न होना। उसके बाद है कहानी द्वारा बच्चों को आकर्षित करना एक विकार है। एक विकार कैसे है भाई? कहानी समाप्त होते ही ध्यान भटकने का डर बना रहना बड़ा कारण है, क्योंकि जैसे ही कहानी खत्म होगी तो बच्चे का ध्यान है भटक जाएगा। श्रुत लेख में अनेक गलतियों की संभावना बनी रहती है। जब बच्चे को कहे ना कि मैं बोल रहा हूँ और तुम लिखो, उसको श्रुत लेख कहा जाता है। जब बच्चा सुन करके लिखे, उसको श्रुत लेख बोलते हैं। क्वेश्चन कई बार आता है कि श्रुत लेख, अनुलेख, प्रतिलेख, ठीक है, सुलेख, ये चीज़ें क्या होती हैं, किसको बोला जाता है, ठीक है। तो श्रुतलेख जब सुन करके लिखता है उसको श्रुतलेख बोला जाता है। गलतियों की संभावना बनी रहती है, वो अशुद्ध लिख देता है, पै को धै लिख देता है, न को मैं लिख देता है, या यू की मात्रा छोटी या बड़ी कर देता है, ये श्रुतलेख संबंधी
अशुद्धियाँ होती हैं, अर्थात ये अब श्रुतलेख संबंधी गलतियों का संभव, श्रुतलेख संबंधी गलतियाँ, अब कोई पूछे श्रुतलेख संबंधी गलतियाँ जी कहाँ पे होती है, तो आप कहोगे श्रुतलेख संबंधी अर्थात लेख, अर्थात लेखन संबंधी होगी। लेखन संबंधी नहीं, सुनने संबंधी है, क्योंकि यहाँ पे लेख आया ना तो हो सकता है आप लेखन संबंधी मान लो, मगर श्रुतलेख की बात आए तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आए तो आप क्या कहोगे, ये सुन के लिख रहा है ना, तो सुनने संबंधी है। उसके बाद अब वाद विवाद जैसी प्रतियोगिता में भाषा के स्तर पर त्रुटि की संभावना बनी रहती है। उसके बाद दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति की बात आती है कि मौखिक अभिव्यक्ति किसे कहा जाता है। दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति की चुनौतियाँ छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे अपने अनुभवों, भावों, विचारों को सरल ढंग से व्यक्त कर सकें। छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट रूप से दे सकें, और छात्रों में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत विकसित करना। ठीक है। उसके बाद है छात्रों को धारा प्रवाह व प्रभावशाली वाणी में बोलना सिखाना। उसके बाद है छात्रों को उचित समय पर उचित शब्दों का प्रयोग सिखाना। दोस्तों त्रुटियों और विकार की अगर बात करें तो यह आवश्यक नहीं कि छात्र अपने अनुभव तथा भावों का प्रयोग सटीक ढंग से कक्षा शिक्षण में कर सकें, क्योंकि बालक चंचल स्वभाव का होता है। यह आवश्यक नहीं कि शिक्षक वार्तालाप के लिए अर्थात बोलने की जो बात आती है छात्र को प्रेरित करे और वह उसमें भागीदारी ले। भाई जरूरी नहीं है कि छात्र को प्रेरित तो कर दिया मगर छात्र उसमें भागीदारी भी लेगा, क्योंकि अध्यापक तो हर किसी बच्चे को प्रेरित करता है मगर भागीदारी हर एक बच्चा नहीं ले पाता। छात्रों से यह उम्मीद रखना कि पूछे गए प्रश्नों का जवाब सटीक रूप से दे सकेंगे, ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो सही रूप से ना भी दे पाएँ। ये ज़रूरी नहीं है कि सही रूप से दे सकेंगे, यह ज़रूरी नहीं है। अब उसके बाद संकोची स्वभाव होने के कारण छात्र धारा प्रवाह बोलने में हिचकते हैं, क्योंकि वो संकोची स्वभाव के होते हैं, लगातार नहीं बोलते। यह जरूरी नहीं कि जो विषय चुना गया है वह बच्चे के मानसिक स्तर से मेल खाता हो, अर्थात ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। जब हम विषय चुनते हैं तो हमें वो देखना चाहिए कि बच्चे का मानसिक स्तर क्या है, जिस कक्षा का बच्चा है, जिस लेवल का बच्चा है, जो उसका मानसिक स्तर है उसके अनुसार ही उसको विषय प्रदान किया जाए। उसके बाद दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं। विद्यार्थियों की अनुक्रिया की पुनरावृत्ति करवाना, ये उपचार है, अर्थात इनका उपचार कैसे किया जाए, जो चुनौतियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, जो विकार हैं, उनका उपचार कैसे होगा। विद्यार्थियों की अनुक्रिया जो होती है उसकी पुनरावृत्ति, अर्थात बार बार बोलते थे ना आपको अध्यापक कि तेरी ये गलती हो गई, अब तू इस शब्द को 10 बार बोल, तो इस शब्द को 10 बार लिख, तो इस पैसेज को 10 बार लिख, तो ये पुनरावृत्ति होती है। नकारात्मक पुष्टि, ठीक है। उसके बाद है गलतियाँ, उसकी गलतियों के कारण ढूंढना। अब टीचर क्या करता है, गलतियाँ ढूंढता है, मगर होना क्या चाहिए, टीचर को होना चाहिए कि बच्चों की गलतियों के कारण ढूंढे, क्योंकि गलतियाँ तो हर कोई ढूंढ देगा, टीचर वही है जो गलती का कारण भी ढूंढ दे कि इस कारण से ये गलती कर रहा है, और कारण ढूंढ के उसका निदान करने की कोशिश करे। सरल एवं स्पष्ट भाषा में ज्ञान देना, जब ज्ञान दे रहे हो, कुछ बता रहे हो, कुछ सिखा रहे हो, तो सरल और स्पष्ट भाषा में देना। सही दिशा निर्देश का होना, अब दिशा निर्देश अगर आपके सही होंगे तो बच्चों के अंदर ये समस्याएं नहीं पनपेंगी। उपचारात्मक शिक्षण त्रुटि पृष्ठ पर किए जाते हैं। यदि विद्यार्थी गलत उत्तर चुनता है तो उसे त्रुटि पृष्ठ की ओर जाना चाहिए, सभी उसको उपचारात्मक शिक्षण दिया जा सकता है और गृह कार्य करने के लिए प्रेरित पुनः ठीक उत्तर चुनने या लिखने के लिए कहा जाए। मान लो कोई बच्चा गलत क्वेश्चन का गलत आंसर दे देता है, तो हमारे पास पहले से चार्ट पे या बोर्ड पे या कुछ भी ऐसे वहाँ पे शब्द लिखे हों जो सही हों, ताकि जब उसकी गलती हो तो कहें देखिए आपने क्या गलत किया और अब जाइए और देखिए वो शब्द कैसे लिखा गया है और अब उस शब्द को लिखिए, ठीक है। ताकि जब बच्चा वो शब्द सही देखेगा कि कैसे लिखा जाता है तभी तो वो सीख पाएगा, अदरवाइज उसने गलती की है और आगे भी गलती करता रहेगा तो उसका उपचार हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था, शिक्षण पृष्ठपोषण और पुनः नियोजन। व्यवस्था कैसे होती है, शिक्षण का पुनः जो पृष्ठपोषण होता है दोबारा से, और पुनः नियोजन और दोबारा से उसको नियोजित किया जाता है। उसके बाद दोस्तों पुनः शिक्षण करवाया जाता है उसको, और उसके बाद पुनः पृष्ठपोषण करवाया जाता है। दोबारा फिर देख लीजिए उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था कैसे होती है। ये कई बार पूछा जाता है कि 4 की 4 सीरीज पहले कौन सा आएगा, दूसरे कौन सा आएगा। सबसे पहले शिक्षण पृष्ठपोषण, सबसे पहले जब शुरुआत में सिखा रहे हो शिक्षण पृष्ठपोषण, फिर पुनः नियोजन, और उसके बाद देखिएगा तीसरे नंबर पे फिर पुनः शिक्षण। पहले आया शिक्षण, फिर पुनः शिक्षण, यहाँ पे नंबर 2 पे आया पुनः नियोजन, और नंबर 4 पे आया पुनः पृष्ठपोषण, ठीक है। तो इस प्रकार से करवाने के बाद शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री क्या क्या हो सकती हैं। प्रभावशाली प्रक्रिया के लिए प्रत्येक अध्यापक मिश्रित साधनों का प्रयोग करता है। ऐसे सभी सामग्री उपकरण तथा स्रोत जो एक कक्षा शिक्षक को उत्तम संप्रेषण प्रतिक्रिया
स्वस्थ कक्षा कक्ष अंतःक्रिया तथा अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हैं। मैं कुल मिला के साधारण शब्दों में बताता हूँ भाई, एक अध्यापक जब पढ़ा रहा है तो उसके पढ़ाने को कितना बढ़िया मजबूत कोई साधन बना सकता है या कितना इंटरेस्टिंग कोई साधन बना सकता है, उन सभी साधनों को, उन सभी वस्तुओं को शिक्षण सामग्री कहा जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं मोटे तौर पर शिक्षण अधिगम में प्रयोग होने वाली सामग्री जितनी भी है क्या क्या होती हैं। पाठ्य सामग्री, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक संदेशिका अर्थात जो एक छड़ प्रयोग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद है शब्दकोश। भाई शब्दकोश अर्थात जब बच्चे को नहीं पता हो तो कहेंगे ढूंढिए इस शब्द को, देखिए क्या अर्थ होगा। दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य में जैसे आपके पास पोस्टर वगैरह आ जाएंगे, चार्ट आ जाएंगे, मॉडल आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है श्रव्य सामग्री, सुनने संबंधी। ठीक है, उसके बाद है अभ्यास पुस्तिका, उसके बाद है संदर्भ ग्रंथ, उससे संदर्भ में जो भी ग्रंथ होंगे, व्याकरण शास्त्र होंगे जो भी वगैरह, और उसके बाद है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। तो ये होंगे आपके शिक्षण सामग्री। ओके दोस्तों, ये थी हमारी मुख्य क्लास जो 2 क्लासों में पूरी करवा दी। व्याकरण शिक्षण, शाब्दिक संप्रेषण और व्याकरण अधिगम के उद्देश्य, व्याकरण के भेद, भाषा शिक्षण, भाषा कौशल। ये वीडियो आप 2 वीडियो हैं, प्ले लिस्ट में जाके दोनों वीडियो को देखिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। लेखन कौशल आएगा, लेखन कौशल की चुनौती आए, तो इस प्रकार से। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।